बाबू लोग शांत हो जाइए और इधर ध्यान दीजिए। क्या हुआ जी? दिमाग दर्द कर रहा है? चलो ठीक है। हम क्या बोले हैं, 250 में कभी भी हमारा 250 सुनने में तो हमारा एक दिन काफी, हम एको दिन में सुन सकते हैं। आप अपना तैयारी रखिए, बिहार बोर्ड आपसे रोज टेस्ट ले रहा है, एक के दिन में नाप देगा आप कितना पढ़े हैं साल भर में। आप मेरे चक्कर में क्यों हैं? जिस दिन धरा जाइएगा बढ़िया से मसाज उजाज हो जाएगा। खैर छोड़िए, अब आ जाइए चैप्टर पर। हम लोगों ने पिछले सप्ताह में हिस्ट्री के 6ठा चैप्टर को शुरू किया था कि नहीं किया था? किया था कि नहीं किया था? किया था। ठीक, नाम का है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। आज लेक्चर 3 यानी क्लास 3 और आज इसको खत्म कर देना है, चाहे जितना देर लगे, 1 घंटा लगे, 1 घंटा 15 मिनट लगे। हाँ, और बस 3 गो हम लोगों को शहर को पढ़ना है। लंदन को पढ़ लिए हैं, तो इसमें करना क्या है तुमको? अरे छोटा छोटा है। लंदन से आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग मुंबई, ये लिखा, आज मुंबई, सिंगापुर और पटना, 3 को हम पढ़ने वाले हैं। रजिस्टर मेंटेन करेगा तू, ठीक है? अब इसमें देखो, किताब में जितने भी पिक्चर हैं, तस्वीर है, वो हम नहीं डाले हैं, आप अपना किताब में देखते रहिएगा, ठीक? हाँ, जब हम मुंबई को पढ़ेंगे, मुंबई पढ़ेंगे तो मुंबई और लंदन में कुछ तुलना भी करते चलेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा लंदन वाला आपके पास डेटा अपने दिमाग में होना चाहिए और उससे थोड़ा सा तुलना करते हुए पढ़ना है। फिर सिंगापुर, थोड़ा सा पेरिस देखना है, सिंगापुर में ही थोड़ा सा पेरिस को देखना है, और उसके बाद पाटलिपुत्र, काम खत्म। तो सबसे पहले आ जाइए कहाँ? औपनिवेशिक भारतीय शहर मुंबई। बम्बई कहो, पहले बम्बई नाम था, बॉम्बे कहो, आज मुंबई है। देखो, औपनिवेशिक भारतीय शहर मतलब अंग्रेजों के शासन काल होला भारत के शहर। पीछे के क्लास में पढ़े होंगे या शायद भारत के राष्ट्रवाद पढ़े थे तो उसमें भी बताए होंगे कि अंग्रेजों की 3 जगह प्रेसिडेंसी थी, जिसमें एक था तुमको बंगाल, एक था तुमको मद्रास और एक था तुमको बम्बई। यानी ये 3 जगह से वो शासन व्यवस्था को मुख्य रूप से चलाने का काम करता था, ठीक? उसी में से आज हम लोग एक शहर को पढ़ेंगे, बम्बई। कैसे इसका विकास हुआ है, कैसे ये धीरे धीरे विकसित हुआ है। सबसे पहले जानिए, हम लोग कल के क्लास में लंदन को देखे, पिछले सप्ताह में भी हम लोग यूरोप के ही शहरों के बारे में पढ़ रहे थे। तो यूरोप में शहरीकरण तो शुरू हुआ, लेकिन अगर यूरोपीय शहर में और भारत के शहर में तुलना करो तो वहां पे शहरीकरण थोड़ा तेजी से हुआ है और हमारे यहाँ शहरीकरण थोड़ा धीमे धीमे हुआ है। वही यहाँ बताया गया है कि पश्चिमी यूरोपीय शहरों में के विपरीत भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया धीमी रही है और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में केवल 11% लोग ही कहाँ रहते थे? शहर में। समझ गए? यानी 100 में से 11 लोग ही शहर में रहते थे और उनमें से भी ज्यादातर लोग कहाँ रहते थे? प्रेसिडेंसी शहरों में। अगर पूरे भारत की जनसंख्या 100 है तो 100 में से 11 लोग कहाँ हैं? शहर में। और वो 11 में से ज्यादातर जो लोग है, यानी 6 गो 7 गो जो तुम मानना है मान लो, वो इन्हीं तीनों शहरों में रहते थे। अब यहाँ पे क्यों रहेंगे? क्योंकि यहाँ पे व्यवस्थाएं ज्यादा व्यवस्थित रूप में थी, इसलिए लोग यहाँ पे ज्यादा रहते थे। तो शहरीकरण की प्रक्रिया देख सकते हो कितना धीमा है। 100 में से 11 लोग ही शहर में रह रहे हैं। अब इन शहर में क्यों रहते थे? तो इस शहर में बड़े बड़े बंदरगाह थे, शिपयार्ड थे, जहाँ पे सामान लादना उतारना वाला काम होता था जहाजों पे। वेयर हाउस था, सेना की छावनी थी, पढ़ाई लिखाई के संस्था था, म्यूजियम था, लाइब्रेरी था, ये सारी व्यवस्थाएं शहरों में थी। इसलिए लोग शहर में ज्यादा रहना चाहते थे, लेकिन संख्या बहुत कम था क्योंकि यहाँ के लोगों की स्थिति इतना बेहतर नहीं थी कि वो शहर में रह सके। ठीक,
बंबई भारत का एक प्रमुख शहर था उस टाइम पे भी, आज भी है। और इसका विस्तार जो है वो शुरू होता है 19वीं शताब्दी के अंत में। 19वीं शताब्दी मतलब कब है? 1800 ईस्वी के अब अंत में करा है तो कम से कम इसके आसपास तो मानिए लो 1870-80 के बाद के टाइम पर मुंबई शहर का विकास धीरे धीरे शुरू होता है, इसको विकसित किया जाता है। उसके पहले ये शहर धीरे धीरे विकसित हो रहा था। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत नहीं। मुंबई में शहरीकरण की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में हुआ है। भारत में शहरीकरण के देखो तो यूरोप के शहरीकरण की तुलना में बहुत धीमा रहा है। यहाँ पे बताया गया है कि तब 100 में से 11 लोग ही शहर में रहते थे और ज्यादातर लोग कहाँ रहते थे? प्रेसिडेंसी शहर में। जो शहर में रहने वाले 11 लोग हैं उसमें से भी 7-8 लोग कहाँ रहेंगे? प्रेसिडेंसी शहर, यानी मुंबई, मद्रास, बंगाल के जो शहर है वहां पे। बाकी छोटे छोटे शहर में लोगों की संख्या कम थी। अब देखिए, बंबई जो है वो पहले शहर तो था नहीं, शहर के विकास हमेशा गांव से होता है। और ये जो मुंबई है आज तुम देखोगे, यही बंबई आज मुंबई कहलाता है। तुम देखोगे समुद्र के किनारे है। और तब ये अलग अलग हुआ करता था, 7 गो टापू था। समुद्र के बीच में जब जमीन रहता है, भूमि रहता है, तो उसको हम टापू कहते हैं, फिर द्वीप भी कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे क्या था? टापू था 7 गो। और वही 7 टापू धीरे धीरे जैसे जैसे वहां पे विकास होते गया, फैक्ट्री खुल गया, कपड़ा उपड़ा के फैक्ट्री लग गया, लोग रोजगार के लिए वहां पे जाने लगे, तो जनसंख्या ज्यादा हो गई, तो उनको रहने के लिए व्यवस्था करना था। तो धीरे धीरे इन टापुओं का क्या होने लगा? विकास होने लगा। और फैलते 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 क्या हुआ? सभी टापू एक दूसरे से जुड़ गए और आज वो 7 टापू मिला करके क्या कहलाता है? बंबई। ऑब्जेक्टिव तुमको यहाँ से पूछ सकता है कि 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? इसे अंडरलाइन करते जाइए। ठीक, तो 7 टापुओं का शहर कौन है? मुंबई। समझ में? यहाँ सागर में आज जो समुद्र है, उस समुद्र में पहले 7 वैसे छोटा छोटा भूमि था। ठीक ना, मान लो ये ऐसे करके भूमि है। अब देखो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे यहाँ पे लोग बढ़ते गए धीरे धीरे इसका विस्तार होते गया, ये फैलते गया, फैलते 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 इसमें मिल जाएगा। ऐसे ही फैलते फैलते पूरा क्या हो गया है? एक दूसरे से मिल गया है, इसको फैलाया गया है और 7 टापू एक साथ जुड़ गया है। और इस सब को एक साथ जुड़ के क्या कहा जाता है? इसको बढ़िया समझ सकते हो हम लोग। अभी आप लोग चलिए बिहटा, बिहटा आ गए। बिहटा में देखिए, बिहटा में का एक वो गांव है खाली बिहटे। बिहटा के इर्द गिर्द कितने सारे गांव हैं। मुर्गिया चक है, फिर हाँ अब ना जानती है तो छोड़ो, राघोपुर है, और भी कई सारे गांव हैं, एग्जाम्पल समझो। फिर रेलवे की पट्टी वो गांव है, फिर पाली है, कौन कौन गांव है। आज देखो तो वो सब गांव एक दूसरे से जुड़ गया। तुम अंतर नहीं कर सकते हो कि कहाँ पे है। क्यों नहीं कर सकते हो? पहले वो अलग अलग गांव था, लेकिन धीरे धीरे लोग फैलते गए, उस गांव का विकास होते गया और आज पूरा बिहटा में जुड़ गया। बिहटा में कई सारे गांव आ जाते हैं। इसको हम लोग अपने इलाके से भी समझ सकते हो। खास करके तुम देखो बाला ठाकुर रामपुर में, अंतरे न बुझाएगा। बाला ठाकुर में 5 गो टोला है, तो बता सकता है 5 गो टोला करने हैं। लोकल है तो कुछ पता कर ले कि कैसे हुआ। छोटा छोटा था, फैलते 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 सब एक दूसरे से जुड़ गया। अब कुछ दिन में समझो कि रामपुर में ठेक ही गया है। आप रामपुर और बाला ठाकुर में अंतर नहीं कर पाइएगा। आने वाले 5 साल में और 2-4 घर बन जाए तो पता नहीं चलेगा कन्ने रामपुर है कन्ने बाला ठाकुर है। आने वाले समय में 10 सालों में आप लोग अजमा, बथानी पर, रौनिया, इस समय फर्क नहीं कर पाइएगा, चर्रा में फर्क नहीं कर पाइएगा। क्योंकि सरमेरा के इर्द गिर्द इतना तेजी से ये विकास होने वाला है, इतना तेजी से बिल्डिंग्स बनेगा कि तुम फर्क नहीं कर पाओगे कि कौन सा कौन गांव है। ये अजमा में आप फर्क नहीं कर पाइएगा कि कन्ने बहेरा तर है, कन्ने डगर पर है, कन्ने ये सब अलग अलग था। लेकिन आज क्या हुआ है? विकसित होते होते जुड़ गया है। वैसे ही यहाँ पे हुआ है। 7 गो टापू था, 7 टापू जुड़ गया एक साथ, उसका क्या नाम पड़ गया? बंबई पड़ गया है। समझिए। ऐसी कलकत्ता वाला में भी है, कालीकता, सूतानाती, एक और था तुमको रामपुरे, नमो भुला रहे हैं, गोविंदपुर, सूतानाती, कालीकता, 3 गो गांव था जिसका दीवानी लिया था अंग्रेज सब।
और बाद में वो विकसित होते 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 आज क्या बन गया है, कलकत्ता। आप पटना में जाइए तो पटना में मीठापुर है, कंकर बाग है, कितना सारा है, गर्दनी बाग है, कई गो है, राजा बाजार, कौन कौन भर भर के है, सब अलग अलग मोहल्ला था। और आज वो मोहल्ला विकसित होते 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 फैलते फैलते एक दूसरे से जुड़ गया, एक पूरा पटना शहर बना हुआ है। दानापुर तक आप अंतर नहीं कर सकते हैं ना कि कहाँ पटना खत्म हुआ कहाँ दानापुर। फुलवारी पटना कब खत्म होता है पता नहीं कर सकते, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, समझ गए। तो उसी प्रकार ये जुड़ा हुआ था और इस तरह से एक बड़ा सा शहर अस्तित्व में आया, ये 7 गो टापू जुड़ के। अब भी कोई डाउट है? हाँ, 7 टापुओं का शहर किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन आएगा तो तुमको कौन हो जाएगा, मुंबई, बम्बई, बॉम्बे, जो लिखा रहे। अब देखिए, बम्बई उस टाइम पे औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी भी थी, व्यापार का केंद्र था, यहाँ से व्यापार भी होता था। पीछे भी चैप्टर में ये सब हम लोग कर चुके हैं, समझ गए। तो वाणिज्यिक राजधानी भी थी और इसके अलावा यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होता था, क्योंकि यहाँ पे एक प्राकृतिक बंदरगाह है, तो जहाजों से सामान को लाना ले जाना ये काम यहाँ पे बहुत ज्यादा होता था। ठीक, अब यहाँ पे जब व्यापार विकसित हुआ तो यहाँ पे व्यापारी, महाजन, कारीगर, दुकानदार ये सब भी यहाँ पे आ गए। यहाँ तक कहानी समझ में आ रहा है। ये शहर विकसित हुआ, यहाँ पे प्राकृतिक बंदरगाह है जहाँ से विदेशों तक सामान का खरीद बिक्री हो रहा है, जहाज से ले जाया जा रहा है, लाया जा रहा है। आज भी ये काम होता है। सबसे व्यस्त भारत के यही शिपयार्ड है, मुंबई वाला, समझ गई, बंदरगाह। तो एक प्राकृतिक बंदरगाह भी था, प्रकृति का बनाया हुआ। तो व्यापार का केंद्र था, यहाँ पे हर तरह के व्यापार होता था। तो यहाँ पे व्यापारी, महाजन, कारीगर, मजदूर सब लोग यहाँ पे आकर के जमा होने लगे, काम की तलाश में यहाँ इकट्ठा होने लगे। और धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पे जनसंख्या बढ़ने लगा, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ने लगेगी। इतना चीज हो ही रहा था कि 1854 में कवासजी नानाजी दाभार ने क्या कर दिया, उसके पहले ही फैक्ट्री लगा था लेकिन बंद पड़ गया था, लेकिन ये वाला तो चल गया था 1854 में। ठीक, अब जैसे ही चला तो यहाँ पे अब और ज्यादा संख्या में मजदूर ये सब आने लगे काम करने के लिए फैक्ट्री में। और धीरे धीरे यहाँ पे देखो बताया गया है कि तुमको 1921 आते आते खाली मुंबई में 85 गो कपड़ा मिल खुल गया। कितना खुल गया? 85 गो। 1854, पहले 1851 में खुला, नहीं चला, 1854 में खुला, चल गया। 1921 आते आते यहाँ पे 85 गो कपड़ा के मिल खुल गया। अब जैसे ही 85 कपड़ा मिल खुला तो इस मिल में काम करने के लिए लोग चाहिए। अब उसमें मिल में काम करने के लिए लोग आएगा, लोगों की भी संख्या तुमको दिया हुआ है, देखो इतना 1,46,000 मजदूर काम कर रहे थे इसमें। अभी 1,46,000 मजदूर के रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, कपड़ा लत्ता, पानी, हर तरह की व्यवस्था चाहिए। और उसकी पूर्ति करने के लिए और लोग हैं, कोई होटल खोल लिया, कोई ऑटो चला रहा है, कोई रूम रेंट पर लगा रहा है, इस तरह के काम, कोई कपड़ा धोने का काम कर रहा है, तो वो लोग भी वहां के बस गए। और इस तरह से मुंबई की जनसंख्या धीरे धीरे क्या होने लगा, बढ़ने लगा। ठीक, 1931 तक बताया जा रहा है कि यहाँ की जनसंख्या इतनी हो गई कि इसमें 1/4 ही बंबई के निवासी थे, बाकी सब बाहर के आके बस गए थे। यानी कि 100 गो लोग हैं तो इसका 1/4 निकालोगे तो कितना निकलेगा, 25। 100 में 25 लोग ही मुंबई के मूल निवासी थे, 75 लोग भारत के अलग अलग क्षेत्र से जाके वहां पे बस गए थे काम की तलाश में, क्योंकि वहां पे काम मिलने की संभावना ज्यादा थी। समझ गए? इस तरह से मुंबई की जनसंख्या बढ़ रहा है। अब देखो इतना जनसंख्या बढ़ा कि जैसे लंदन तुमको एक घनी आबादी वाला जगह था, वैसे ही मुंबई भी भारत में एक घनी आबादी वाला शहर बन गया, एकदम लंदन के जैसा, या ये कहो कि लंदन से भी ज्यादा। क्योंकि लंदन में जब यहाँ पे एक व्यक्ति के लिए जगह था 155 वर्ग गज, तो यहाँ पे मुंबई में मात्र इतने गज जगह था। समझ गई? अगर मुंबई में, लंदन में एक व्यक्ति को इतना जमीन मिलता है, एक व्यक्ति पर इतना जमीन पड़ता था 155 वर्ग गज। गज मतलब समझती है? गज मतलब वो में होता है ना कि गज मतलब होता है हाथी, तो हाथी के पैर से मापना। कैसे शुरू हुआ है जानता है इतिहास के बाद? हाथ पहले ये सब नहीं चलता था, ठीक, तब थोड़े स्केल वगैरह ये सब था। तो हाँ, तो गज मतलब हाथी होता है ना, हाथी एक कदम जितना चला ना उसके दूरी को 1 गज कहा जाता था। तो वही 155 गज यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब जो भी, अरे मान लो सीधे बात ना,
ऐसे ना समझना, तो तुमको बात समझते ही समझो कि अगर लंदन में एक व्यक्ति को इतना वर्ग किलोमीटर करें, इतना वर्ग मीटर क्षेत्रफल के इलाका मिलता है, एरिया, तो मुंबई में कितना मिलेगा? इतना 9, यानी तुमको 155 मिलेगा तो हमको 90 मिलेगा। 9 10 मान लो कि 10 मिलेगा, तुमको 55 मीटर स्क्वायर की जगह मिला तो हमको 10 मीटर स्क्वायर का ही जगह मिलेगा। हाँ, लंदन में 155 वर्ग किलो मान लो 155 वर्ग मीटर स्क्वायर का आपको मिला, रूम वगैरह जो भी भूमि आपके हिस्से में पड़ रहा है एक व्यक्ति पर निकालने पर। ऐसा अब जरूरी नहीं है कि सबके उतने होगा, ये तो औसत हम निकाले हैं। जैसे कैसे आय निकाले थे औसत, सबके इनकम उतने थोड़े है, कोई के ज्यादा कोई कम है, लेकिन औसत निकालते ना हैं, वैसे ही औसत निकालते हैं। तो यहाँ 155, यहाँ 10, इतना के अंतर दोनों में है। लंदन में इतना है और मुंबई में इतना। अब इससे ना समझ में आ रहा है तो अगला से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ के हालात का था, लंदन में यहाँ पे 1872 के अनुसार कहा गया है कि 1872 में लंदन में एक मकान में औसत रूप में देखा जाए तो 8 ही व्यक्ति रहते थे। उसी दौरान मुंबई में उतना ही बड़े मकान में 20 व्यक्ति रहते थे। अब समझ जाओ कि कितना घनी आबादी थी मुंबई की, लंदन से भी ज्यादा। लंदन में एक जिस कमरे, मान लो इतना बड़ा कमरा है, तो इस कमरा में 8 लोग रह रहा है लंदन में, तो इतने बड़ा कमरा अगर मुंबई में है तो उसमें कितना लोग रहता है? 20 लोग। यहाँ समझ सकते हो कि कितना घनी आबादी वाला ये शहर बन गया था 1872 के टाइम में ही। आगे आते आते तो और ज्यादा होगा। अब इतना हो गया है। अब मुंबई का जो विकास है, ये जो डेवलपमेंट हुआ है, वो एक योजना बना के नहीं किया गया है, आवश्यकता के अनुसार धीरे धीरे विकसित हो गया है। हम लोग के गांव जो है वो गांव व्यवस्थित रूप से विकसित नहीं हुआ है। इसलिए देखना, किसी के घर के पानी निकलता है नली वाला तो किसी का नहीं निकलता है, किसी के घर ऊंचे में होता है तो किसी के घर नीचे में। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो जो गांव बसा है वो योजना बना करके व्यवस्थित रूप से नहीं बसाया गया है। लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार बसते गए। अब जैसे मान लो मेरा घर बना तो हम कहें कि हम अपन घर में इतना ऊंचा पर पहले हम कुर्सी बांधेंगे, मिट्टी भरेंगे और उसके बाद रूम तैयार करेंगे। अब कोई मेरे पीछे बनाए, वो कहा कि ना हम इतने रखेंगे, तो उसका घर तो मेरे से नीचा में चला जाएगा। तो जब पानी निकालने की व्यवस्था की जाएगी या नली गली जो भी बनाया जाएगा, तो एक का जमीन घर रहेगा नीचे में, एक का रहेगा ऊंचे में, अंतर हो जाता है। ठीक, तो इस तरह की चीज हम लोग गांव में देखते रहते हैं, हो जाता है। आप अजमा में देख लीजिए, कितना नली सब कितनों बनावे, सक्सेस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? खास करके जो सब बाला ठाकुर सब जाता है तो वो वाला जो रास्ता है उसको सक्सेस करके दिखावो, होता ही नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो व्यवस्थित रूप में नहीं है, कहीं नीचा है कहीं ऊंचा है, तो पानी निकासी होगा कैसे? तो मुंबई भी शुरुआत में जो बसा वो यहाँ पे व्यवस्थित रूप से इसका विकास नहीं हुआ है, बस बनते चला गया आवश्यकता के अनुसार। और इसका जो विकास हुआ है 1800 ईस्वी के आसपास, यहाँ पे मुंबई एक फोर्ट एरिया था, यानी अंग्रेजों ने मुंबई को लिया और मुंबई शहर को पूरे तरह से ऐसे किला से क्या कर दिया, घेर दिया। और धीरे धीरे इसका ही क्या होने लगा, विकास होने लगा। फिर बाद में इसके बाहर भी विकास होने लगा, धीरे धीरे फैलते फैलते इतना बड़ा शहर बना है। तो ये व्यवस्थित रूप से नहीं हुआ था। इस फोर्ट एरिया में भी शहर 2 प्रकार के होता था, एक होता था नेटिव शहर और एक होता था तुमको गोरों के लिए यूरोपीय शहर। मतलब देखो, मुंबई में एक किला घिरा हुआ है, इस किले में ही तुमको 2 घर बना दिया गया, 2 तरह के शहर। इधर अंग्रेजों का शहर है जिसमें आप नहीं जा सकते, भारतीय नहीं जा सकते हैं, भारतीयों का जाना सख्त मना ही था। हाँ, कोई काम है आपको परमिशन लेकर कहीं जा सकते हैं। और उसमें होता था कि कई सारे जैसे अंग्रेज हैं तो अंग्रेज शादी कर लेते थे भारतीय से, और कई सारे भारतीय शादी कर लिए अंग्रेजिन से, तो अब तो रिश्तेदारी हो गया। तो वैसे लोग को थोड़ा छूट था आने जाने का। लेकिन बाद में जब मुंबई में प्लेग की बीमारी फैलती है ना, तो इन लोगों पे भी बैन लगा दिया जाता है, और ये भी बैन कर दिया जाता है कि कोई अंग्रेज भारतीय से शादी नहीं करेगा, कोई भारतीय अंग्रेज से शादी नहीं करेगा, क्योंकि करेगा तो रिश्तेदारी में आन जान होगा, आई सब बीमारी लेके पहुंच जाएगा। तो इस तरह के एक शहर बनाया गया था। तो इधर मान लो ये है तुमको भारतीयों का शहर जिसको नेटिव शहर कहते थे, और इधर था अंग्रेजों का या यूरोप के जो लोग थे उनका शहर जिसको गोरों का शहर या यूरोपीय शहर कहते थे। इस तरह से शहर का धीरे धीरे विकास हो रहा था।
आज भले जैसा भी है, ठीक। तो ऐसे ये विकसित हुआ। अब मारो ये कलमा फेंक ना तो फाड़ दो एकदम, समझ ले, खिस्सा खत्म कर दो। तोरो कही थू आ तोरो बच के रही है ना, फेंकी थी कि टूट जाए तो फिर खरीदे पड़ा, तो मार दो फेंक के, हौ रहतू ना तो चला देती हूँ। अब देखो, अब 1800 ईस्वी तक तो यहाँ पे धीरे धीरे विकसित होते रहा। अब व्यवस्थित रूप से विकसित नहीं हुआ तो कई सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगी, और तब लगा कि इसको व्यवस्थित रूप से विकसित करना बहुत आवश्यक है। अब करेगा, कैसे करेगा? देखिए, शहर का अनियोजित विस्तार के कारण 1850 तक शहर में आवास और जल आपूर्ति की समस्या बढ़ गई। सही तरीके से उसका विकास नहीं हुआ। 1850 आते आते शहर इतना डेवलप हो गया कि अब किसी के घर में पानी पहुंच रहा है तो किसी में पहुंच ही नहीं रहा है, किसी के घर से पानी निकल रहा है तो किसी का जो घरे भी लग रह जा रहा है। कई तरह की इस तरह की समस्याएं सामने आने लगी, और तब यहाँ पे महसूस किया गया कि अब शहर को सही तरह से विकसित करने की ये आदत से मजबूर है। आगे देखो, जनसंख्या बढ़ने से बंबई की आवासीय नर जनसंख्या बढ़ने से बंबई के जो आवासीय इलाका था उस पर भी दबाव पड़ गया। जहां पे 5 लोग रह रहे थे वहां पे 10, 10 से 15, 15 से 20 ऐसे एक ही रूम में रहने लगे। तो अब उतना एक साथ रहेगा तो बीमारी के कारण बन सकता है, कई सारी समस्याएं उससे उत्पन्न हो सकती थी। एक पर एक ठूस ठूस के रहेगा तो जरूरी था कि क्या करें, शहर का विस्तार करें। प्लस में भी एक समस्या थी, ये नियोजित तरीके से इसको नहीं बसाया गया था, तो जल ये सब को लेकर के भी समस्या थी, तो उसको भी लेकर के था कि शहर को थोड़ा क्या किया जाए, व्यवस्थित रूप से विकसित किया जाए। ये चीज हो गया था। देखो, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुंबई में जितने लोग रहते थे उसका 70% लोग चौल में रहते थे। अब दिमाग में आएगा कि चौल होता क्या था, ये सब 12th में भी पढ़ना है, शहरे वो वहाँ चैप्टर है वहाँ पढ़ना है। देखो, चौल का होता था मुंबई में। ये चीज देखने के लिए तुमको फिल्म उलिम देखा होगा तब मिला होगा। हम फिल्म के कुछ नाम बताते हैं, बताना देखा है कि नहीं। हेरा फेरी फिल्म देखा है? मार खोपड़ी तोड़, हाँ, तो शुरुआत में मतलब पूरा फिल्म में तो वही रहता है, लास्ट में अमीर बनता है। तो उसमें वो सीन दिखाया गया है, वो जहाँ पे रहता है वो उसी का एक एग्जाम्पल है। हाँ, खोली खोली कहता है, ठीक। फिर हेरा फेरी देखेगा तो उसमें भी जब बेचारा के सब पैसा लुटा जाता है तो तीनों एगो रूम में रहता है, बगल वाला में जॉनी लीवर रहा है, देखा लाइन से दम, यहाँ वहाँ खाली रूम रहता है और शौचालय एक ही रहेगा, बाहर लाइन लगे रही है सुबह से। परेश रावल के ही सुनील शेट्टी के और शत्रुघ्न सिन्हा सब है, उसमें एक और फिल्म है, फिल्म के नाम है आन। उस फिल्म को देखना, उस फिल्म के एगो सीन परेश रावल के, उसको जोर से लग जाता है बेचारा के अब उन्हें के देखावले चौले वाला, अब बेचारा के जोर से लग जाता है, अब नंबर तो होता ना जेब ये सब समस्या थी, ठीक। तो चौल क्या होता था, लाइन से पूरा इसे बिल्डिंग बना दिया गया, लगभग वो 4 मंजिला होता था, ज्यादातर 4 मंजिला होता था, कम ज्यादा भी हो सकता है लेकिन ज्यादातर 4 मंजिला होता था। उसमें लाइन से कमरा होता था, और एक कमरे में मतलब कि एक घर में एक ही कमरा, यानी आप ऐसे हमने शहर में जाता है ना तो फ्लैट लेते हैं तो एगो बाथरूम रहता है, फिर उसमें तुमको 2-3 गो रूम रहता है, किचन रहता है, फिर तुमको आगे से बरामदा मिल जाएगा, हॉल मिल जाएगा, कुछ फैसिलिटी मिलता है अलग अलग। वहाँ पे बस एक ही है, एक बस आपका रूम है, वही घर है, वही रूम है, सब कुछ वही है। शौचालय के लिए एक ज्वाइंट है, उसी में सबको जाना है, नंबर लगते रहिए। नहाने के लिए भी लगभग उसी तरीके से होता था, वही कहलाता था चौल। समझ गए? चौल समझ में आया? वही बिल्डिंग को, उसी इमारत को क्या कहा जाता था? चौल कहा जाता था। तो यहाँ पे ज्यादातर लोग कहाँ रहते थे? चौल में। आज भी रहते हैं। यहाँ से जो बाहर लोग कमाने जाते हैं वो बड़े बड़े होटल में, बढ़िया घर में नहीं रहते हैं, इसी तरह के घरों में रहते हैं, क्योंकि 10-15 हजार में क्या क्या कर लेगा, घर की आवश्यकताएं भी तो पूर्ति करनी है, वो गया क्यों है। तो वैसे ही जगहों पे रहते हैं 5-10 लोग एक एक में ठूस ठूस के, अब धारावी चल जाओ तो वहां के तो बातें अलग है, ठीक। तो 70% लोग ऐसे ही जगहों पे रहते थे, चौल में रहते थे, ठीक। बंबई की चौल बहुमंजिला इमारत होती थी लंदन के टीनमेंट्स की तरह। जैसे लंदन में हम लोग टीनमेंट्स पढ़े थे ना, उसको में ठूस ठूस के रहता था सब,
भर भर के। वैसे ही यहाँ पे चौल है, मुंबई के चौल और लंदन के टिन मिन्ट्स दोनों एक ही चीज है, खाली नाम के फर्क है, परिस्थिति दोनों के एक ही था। चौल भी मुंबई के बड़े बड़े व्यापारी और महाजन के होता था, जो उनका संपत्ति होता था वो किराए पे लगाते थे, और लंदन में टिनमेंट्स भी वहाँ के व्यापारी और महाजनों का होता था, यानी जो अमीर है वो अपने जमीन पे उसे बना दिए बिल्डिंग और लगा दिए, समझ गए। अब यहाँ पे रहता कौन था, तब बाहर से जो आने वाले लोग थे वो यहाँ पे रहते थे, सस्ते में रूम मिल जाता था तो यहाँ पे रहते थे, और यहाँ पे कमरों की सिर्फ कतार होती थी, तो हम बता ही दिए कि लाइन से खाली क्या रहेगा, कमरा रहेगा, शौचालय की व्यवस्था अलग नहीं रहेगा, उसी में आपका एक ज्वाइंट रहेगा, सबको उसी में जाना है, तो इस तरह के इसमें व्यवस्थाएं होती थी। लंदन में नगर योजना का काम सामाजिक क्रांति के भय से शुरू किया गया, तो मुंबई में यह काम प्लेग की महामारी के डर से। देखो हमने देखे थे कि लंदन में जब इस तरह की समस्याएं आई थी तो वहाँ के ब्रिटिश सरकार या स्थानीय सरकार जो है वो लंदन को विकसित करना शुरू किया, वहाँ के सामाजिक चीज़ों को देखते हुए, वहाँ के जो मजदूर सब आंदोलन कर रहे थे उन सब चीज़ों को देखते हुए शहर को क्या किया, विकसित किया लंदन को। मुंबई में वैसा नहीं हुआ। मुंबई शहर को विकसित करने का कारण था प्लेग। ये जो बीमारियां बार बार फैलता था ना, अंग्रेज इससे बचना चाहता था, उसको पता था कि बीमारी गंदगी से फैल रहा है। शुरुआत में ध्यान नहीं देता था, साफ सफाई योजना इस सब पर कोई उसको लेना देना नहीं है, बस अपना अलग एक शहर बसाए हुए है, वो साफ सुथरा है, बढ़िया है, तोड़ कैसू रहा है। लेकिन जब नेटिव वाला जो शहर था, हम लोगों वाला शहर, वहां पे जब प्लेग जैसी महामारी फैलने लगी तो अंग्रेजों के मन में डर बना कि ये बीमारी मेरे पास भी फैल के आ सकती है, संक्रमण वाला है, पहुंच सकता है। और उस चीज से बचने के लिए क्या किया, शहरों की सफाइयाँ करवाना शुरू किया और उसको व्यवस्थित तरीके से, सही तरीके से बसाना शुरू किया, उसका विकास करना शुरू किया। तो मुंबई का जो विकास हुआ उसका कारण क्या है, प्लेग है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। 1898 में सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना की गई, और इसकी स्थापना क्यों की गई है, शहर को सही तरीके से विकसित करने के लिए, क्योंकि इसमें देखो यहीं पे इंप्रूवमेंट लगा हुआ है। इंप्रूवमेंट मतलब क्या होता है, अपना में विकास करना, ठीक। 1918 में मकानों के महंगे किरायों को कम करने के लिए किराया कानून बनाया गया, ताकि किराया क्या किया जाए, कम किया जाए, लेकिन सिर्फ किया गया, वो लागू पूर्णतः नहीं हो पाया। और जो ये आवासीय की समस्या थी, लोग जो ठूस ठूस के रह रहे थे भर भर के एगो में 20-20 गो, वो समस्या खत्म नहीं हुई थी। उसके बाद जमीन की भी कमी थी, 7 गो टापू था, अब धीरे धीरे विकसित हो रहा था, तो जमीन के कमी होने के कारण भी शहर के विस्तार में समस्या आ रही थी। और आज के जो आधुनिक मुंबई है ना, नयका मुंबई, वो असल में पता है कहाँ बसल है, दलदल जमीन पर। वो पहले वो पूरा भाग दलदली था। दलदल जानती है क्या होता है, ऊपर से पानी जैसा रहेगा, अंदर पूरा रहता है उसमें, कि जितने पैर मारते जाओगे यानी कि मिट्टी का पूरा वो बना रहेगा। क्या कहते हैं, हमने गांव में उसको कादो कहते हैं, कीचड़, ऐसे को कीचड़, ऐसा कीचड़ रहेगा कि उसमें अगर गिर गए तो अब बाहर नहीं निकल सकते उसमें, और जितने हाथ पैर मारिएगा कहाँ चले जाइएगा, नीचे। उसको क्या किया गया, उसको सुखा करके और उस पे शहर बसाया गया है, उस दलदली जमीन पे। ये 8 क्लास में भी तुमको पढ़ना था, पिक्चर भी था। वो सब साफ करके, मतलब उसको व्यवस्थित रूप से, और उन दलदल जमीनों पे आज के आधुनिक मुंबई को बसाया गया है, समझ गए। तो भूमि के कमी के कारण शहर के विस्तार में समस्या रही थी, और इस समस्या को दूर करने के लिए 1784 में भूमि विकास परियोजना लागू किया गया, कि पहले भूमि का विस्तार कीजिए, इसको विकसित कीजिए, और तब उसमें हम क्या करेंगे, शहर बसाएंगे, मुंबई का विस्तार करेंगे, समझ गए। उस टाइम पे बम्बई के जो गवर्नर थे उनका नाम था क्या चीज, विलियम हॉर्नबी। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, पूछ देगा कि विलियम हॉर्नबी कहाँ के गवर्नर थे, तो अच्छा ही बताओ रे, गवर्नर जनरल में को महिला के नाम सुना है, सुना है, मोटा दिमाग के आदमी। अगर वो रहती तो वहां गवर्नेंस लिखा रहता। स्त्रीलिंग पुल्लिंग ना पढ़िए, इंग्लिश कौन मास्टर पढ़ाता है, क्या पढ़े जाती है, कौन कोचिंग में जाती है जी, कौन मास्टर से पढ़ती है, न पता है कि गवर्नर का ऐसे जो प्लूरल का फेमिनिन है वो गवर्नेंस होता है, यहाँ गवर्नेंस नहीं लिखा रहा था, मोटा दिमाग का आदमी।
तो ये उस शहर के क्या थे, गवर्नर थे। और इन्होंने कहा कि उस शहर दो तरह के बसेगा, एक पुराना जो ऊंचा वाला, फिर एक नया नीचे वाला शहर। तो उस शहर में समुद्र के पानी आने की संभावना थी, समुद्र के पानी आ जाता, तो उससे बचने के लिए कहा कि उसमें एक बड़ा सा तटीय दीवार बनवाए, यानी कि समुद्र के किनारे किनारे पूरा एक बड़ा सा दीवार घिरवाए, खड़ा करवाए, ताकि समुद्र के पानी शहर में ना आवे। इस तरह की चीज तू देख सकता है। तुम दानापुर चले जाओ, ठीक, जहां बस स्टैंड है, और वहां से चले जाइए सीधे गंगा जी में, और वहां जाके देखना, यहाँ वहां तुमको दिखेगा ना कि दीवार घिरा हुआ है, और उसके बाद दानापुर शहर है। तो क्यों घेरा हुआ है? ताकि बाढ़ के या गंगा नदी के जो पानी है वो शहर में न प्रवेश करे, उसको रोकने के लिए। तो इस तरह की चीज यहाँ भी किया गया। 1864 में वहां पे एक जगह है मलबार हिल, वहां से लेके कोलवा नामक के जगह तक यहाँ पे पूरा एकदम तट बनाया गया, उसको घेरा गया दीवार से बना करके उसको, और समुद्र के पानी से उसको सुरक्षित किया गया, ठीक। और ये ठेका किसको मिला था? तो ये कर लीजिए अंडरलाइन, बैंक रिक्लेमेशन कंपनी नाम के एक कंपनी था, उसी को ये ठेका मिला था, उसी ने इसको बनाया था। उसके बाद बम्बई पोर्ट ट्रस्ट ने यहाँ पे 1914 से 1918 के बीच एक सूखी गोदी, गोदी मतलब समझता है, शिप यार्ड होता है जहाँ पे जहाज ये सब के मरम्मत वगैरह ये सब जितना भी काम होता है ना जहाज से संबंधित, पानी वाला जहाज, उसको हम शिप यार्ड भी कहते हैं और गोदी भी कहते हैं। तो यहाँ पे बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट ने 1914 से 18 तक यहाँ पे एक अपना शिप यार्ड बनाया, और यहाँ पे शिप यार्ड बनाने में जो मिट्टी निकला, खुदाई करके जो मिट्टी निकाला था शिप यार्ड बनाने के लिए, उस मिट्टी से 12 एकड़ के वो पूरा व्यापारिक क्षेत्र यानी एक बाजार बना दिया। 22 एकड़ में। इस समझ में आया? यहाँ के चीज को समझो। 1914 से 18 4 साल के अंदर में बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट ने क्या किया कि वहां के इलाके को क्या किया कि सुखाया, और वहां पे सुखा करके शिप यार्ड बनाया अपना जहाज के लिए। और वो जो मिट्टी वहां से निकाला, उस मिट्टी से 22 एकड़ में उस मिट्टी को फैला दिया, यानी जितना भी मिट्टी निकला वो भरते गया। वहीं बगल के शहर में, मुंबई के बगल में ही जो दलदली सब इलाका है ना, वहां पे उस मिट्टी को क्या किया, भरते गया, और वो भरते भरते कहाँ तक फैल गया? 22 एकड़ तक। और वहां पे एक जगह बना दिया जिसको बलाड एस्टेट कहते हैं। यह एक व्यापारिक क्षेत्र था, यानी हर तरह के व्यापार यहाँ पे होता था, यानी एक तरह से बाजार विकसित कर दिया। जो बेकार पड़ल था, ये भी तुमको बेकार, ये भी तुमको बेकार, तो इसको सुखा के गोदी बना लिया, यानी शिप यार्ड बना लिया, उपयोगी हो गया। और यहाँ के मट्टी से यहाँ पे पूरा बाजार बना दिया, कर दिया विकसित है। तो ये चीज यहाँ पे विकसित किया। उसके बाद इसी के बगल में देखो किताब में फोटो का मरीन ड्राइव बनाया गया है, ये जो इसे घुमा हुआ इसे चित्र बनाया हुआ ना है, समुद्र के किनारे कैसे हमने के दानापुर बना है, दानापुर है हो दीघा, हाँ, तो वैसे ही मरीन ड्राइव बनाया गया। समझ गए? समुद्र के किनारे उस तरह की चीज बनता है ना, तो उसको हम लोग मरीन ड्राइव कहते हैं। अब देखिए यही था, तुमको मुंबई में बस इतना ही बात याद रखनी है। अब है तुमको सिंगापुर शहर का विकास। 1965 तक सिंगापुर एक महत्वपूर्ण खाली बंदरगाह था, समुद्र के बीच में एक बंदरगाह के रूप में काम कर रहा था। हमने के भारत के बगले में मिल जाएगा, मैं फिर ना इधर है सिंगापुर करने गया। अरे रुके ना, मोटा दिमाग खोजे ना दे। हाँ होगा तनियो को ओकरा ढूंढना बड़ा मुश्किल है। थाईलैंड, बैंकॉक, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ हम रखेंगे तो नहीं के लोग वो नहीं करेगा। मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर ये सब लगभग आसपास में मिलता है। यहाँ पे मलेशिया एक मिल गया है, यहाँ पे सिंगापुर है, ठीक। तो ये सिंगापुर जो शहर है छोटा सा है, ये 1965 के पहले तक देखो तो यहाँ पे ये एक महत्वपूर्ण सिर्फ बंदरगाह था और कुछ नहीं, ठीक। और इस शहर के भी हालात वैसे ही थे जैसे बाकी के एशिया के शहर का। लेकिन 1965 के बाद यहाँ पे एक व्यक्ति आया और उसने इस शहर को इतना विकसित किया
इतना विकसित किया कि आज पूरा सिंगापुर शहर है, डेवलप शहर है, उसका तस्वीर भी है, लेकिन तस्वीर तुम्हारा एकदम टूटा फूटा स्थिति में है, बढ़िया से नहीं दिख रहा है। समझ गए? उस समय सिंगापुर पर श्वेतों का शासन था, यानी अंग्रेजों का शासन था, ठीक। और अंग्रेजों के शासन होने के कारण शहर के विकास भी अंग्रेजों के अनुसार हुआ, वो अपने अनुसार उसका विकास किया था। लेकिन आगे चलिए, इसमें शहर की ज्यादातर आबादी का है, भीड़ भरी गंदे वाली मकान और गंदगी में जीते थे। यहाँ तक में क्लियर हुआ? सिंगापुर के कहानी पढ़ो तो 1965 से पहले एक बंदरगाह है, और ये शहर भी वैसी हैं जैसे बाकी के शहर थे एशिया महादेश में। यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेज अपने अनुसार इस शहर को बसाए थे, वैसे ही जैसे हमने कहा मुंबई कैसे नेटिव वाले के कचरा में रही है, और वो लोग यूरोपीय शहर में साफ सुथरा में रहता था, वैसे ही यहाँ था। अंग्रेज अपना साफ सुथरा में रहेगा और यहाँ के जो लोग हैं वो गंदगी भरे मकानों में रहते थे। बाद में क्या होता है, 1965 में यहाँ पे एक पार्टी थी जिसका नाम है पीपुल एक्शन पार्टी, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक। इसके अध्यक्ष थे, उनका नाम है ली कुआन येव। यही वो व्यक्ति हैं जो सिंगापुर को सही तरीके से बसाया, उसको विकसित किया, और आज सिंगापुर एक बहुत बढ़िया एक आकर्षक शहर है, लोग घूमने जाते हैं सिंगापुर, ठीक। नामी शहर है विश्व में, खाली एशिया में ही नहीं। तो यहाँ पे इनके नेतृत्व में सिंगापुर को आज़ादी मिली, और आज़ादी मिलते ही इन्होंने इस शहर को बसाने का कार्यक्रम शुरू किया, उसको विकसित करने का शुरुआत किए। लगभग यहाँ के 86% जनता को अच्छा मकान दिए बना के, ठीक। यानी 100 में से 86 लोग अब बेहतर, पहले तो 1965 से पहले जैसन था गंदगी भरल में रह रहा था, आज़ादी मिलने के बाद 86% जनता को बढ़िया मकान मिल गया, ठीक। और इससे सरकार को समर्थन भी मिला। अब हमारा कोई सरकार मकान उकान बढ़िया दम बना के गाड़ी उड़ी दे देवे तो अगला इलेक्शन में मुखरे ना वोट देंगे जी, समर्थन करेंगे ना, तो इनको समर्थन मिल गया जनता के। 86% के मिला है तो 86% उनको समर्थन मिल जाएगा। अब बाकी लोग तो समर्थन कर देगा कि अब की जीतेगा तो हमरो मिलत, खैर ऐसे समर्थन मिल गया। अब इन्होंने क्या किया कि शहर को या वहाँ के जो मकान वगैरह बना रहे थे उसको बेहतर तरीके से बनाए, उसको अलग अलग खंड में बनाए, छोड़ छोड़ के जगह, हवा आने जाने की व्यवस्था रखें, और जो भी सेवा का इंतजाम किया जाना चाहिए एक मकान में, उन सभी सेवाओं को ये यहाँ पे व्यवस्थित किए। और इस तरह से शहर विकसित हुआ। जैसे ये शहर विकसित हुआ, वहाँ के लोगों का जो सामाजिक जीवन है वो भी बदल गया, पहले से अब ये लोग बेहतर हो गए, ठीक। उसके बाद इन चीज़ों के विकास होने से अपराध कम हुआ, लोगों को अब मकान मिल गया है, काम मिल ही जाएगा तो वो काहे अपराध करेगा, तो अपराध कम हुआ। सामुदायिक कार्यक्रम के लिए अलग से इमारत को खाली रखा गया, रूम हॉल, कि कोई भी सामाजिक कार्यक्रम होगा, कोई भी समुदाय का कार्यक्रम होगा तो इसी हॉल में होगा। इसे कैसे हम लोग शादी ब्याह फंक्शन ये सब करते हैं तो कहीं एक हॉल में करते ना है, तो उस तरह से हॉल पहले से ही वहाँ पे क्या कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था। शहर में आने वाले लोगों पर नियंत्रण रखा जाने लगा, ज़्यादा आने जाने की व्यवस्था नहीं होगी। और यहाँ पे 3 तरह के लोग रहते थे, एक भारतीय, एक चीनी और एक मलय। अब मलय में कौन है, तो मलेशिया इंडोनेशिया के जो लोग हैं, मलेशिया और इंडोनेशिया, उनको एक साथ क्या कहा जाता है, मलय कहा जाता है। उनकी भाषा भी यही है, मलय भाषा है कुछ। तो यहाँ पे भारतीय, चीनी और मलय हैं। अब 3 समुदाय एक जगह रहेंगे तो टकराव होना तो लाजमी है, होगा ही होगा। तो इनके बीच टकराव भी होता था, तो उन टकरावों को रोकने का भी प्रयास किया गया, कैसे इनके टकराव को कम किया जाए और इस शहर को विकसित किया जाए। तो उसको रोकने के लिए सामाजिक संबंधों पर भी लगातार सचेत रहने के उपाय किए गए, कि ध्यान रखना है कि सबके आपसी टकराव न हो, जो भी हो सकता है उसकी पूर्ति करें। अखबार पत्रिका जैसे संचार के साधनों पर कड़ा नियंत्रण रखा गया, कि कुछ ऐसा न्यूज वगैरह न लेके आवे जिससे कि आपसी टकराव है, तो फिर तो टकरावे में रह जाएंगे, शहर कहाँ से विकसित करेंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रख करके और सिंगापुर को क्या किया गया, धीरे धीरे विकसित किया गया। तो सिंगापुर में तुमको उतना ही था, ऐसे सिंगापुर विकसित हुआ। अब उसी सिंगापुर में थोड़ा सा आएगा तुमको पेरिस। पेरिस जो आज फ्रांस की राजधानी है, इसको विकसित करने का इसका जो पूरा योजना है, जो इसको आगे पूरा विकसित किए, डेटा ढांचा जो भी तैयार करना था वो किए, उस व्यक्ति का नाम है बेरौन हसमान। इसको भी आप लोग अंडरलाइन कीजिए। पेरिस शहर को विकसित करने का श्रेय किसको दिया जाता है, बेरौन हसमान को।
इन्होंने क्या किया कि पेरिस शहर में सीधा चौड़ा सड़क बनाए, छायादार सड़क बनवाए, खुला मैदान बनवाए, पेड़ पौधा लगवाए, इसके अलावे और क्या किए, बगीचे लगवाए और पूरे शहर में पुलिस को तैनात कर दिए। यानी कि शहर को एकदम व्यवस्थित तरीके से गार्डन वार्डन बना के बढ़िया एकदम रोड वगैरह सब बना के उसको क्या किए, विकसित किए। और यहाँ पे कहा जाता है कि 1860 तक पेरिस के प्रत्येक 5 कामकाजी लोगों में से एक को निर्माण कार्य में लगाया गया। निर्माण वाला कार्य कौन में आता है, उद्योग वाला में। तो वैसे काम में इन लोगों को काम भी दिया गया, तो काम भी मिल गया और शहर के विकास भी हो रहा था। लेकिन इसमें एक समस्या भी आ रही थी। जब भी हम शहर के विकास करते हैं तब पुरानका तो सब तोड़ फोड़ करे पड़ता है, तभी ना करेंगे। तो तोड़ फोड़ करते हैं तो उसमें 2 तरह के विचारधारा आता है। कुछ लोग उसके समर्थक होते हैं और कुछ लोग उसके आलोचक होते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जब ये शहर के विकास की योजना चल रही थी तब लगभग यहाँ पे 3,50,000 लोगों का घर उजाड़ दिया गया था। इतने लोगों को घर तोड़ फोड़ दिया गया, सड़क पे आ गए ये लोग, ठीक। और इस वजह से कुछ वहाँ के पेरिस के निवासियों का मानना था कि ये शहर जो है वो दानवी रूप से बदला गया है। दानवी मतलब समझा है, राक्षसी रूप से, एकदम निर्दयी बन के इतने लोग को बेघर करके पेरिस को विकसित किया गया। तो काहे कैसन विकास कि आधा जनसंख्या तो रोडे पे आ गया। तो ऐसी अवधारणा बन गई थी कि ये तो राक्षस वाला रूप ले करके और शहर का विकास किया जा रहा है। लेकिन बहुत जल्द इन लोगों की ये भावना बदली और जिस बात पे इन लोगों को शर्म आती थी, जिस बात की आलोचना करते थे, उसी बात पे लोग गर्व करने लगे। क्योंकि देखते ही देखते पेरिस इतना बेहतर बना, इतना तेजी से वो विकसित हुआ कि लोगों को उस पर गर्व होने लगा था, समझ गए। और आज पेरिस फ्रांस की राजधानी बन गई है। तो शुरुआत में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ा है, खोया गया तो उसका आलोचना भी किया गया, लेकिन बाद में जब उन लोगों को लगा कि नहीं तो सही काम किया है तो उस बात पे गर्व करने लगे। और आज पेरिस भी विश्व के नामी शहरों में से एक है, समझ गए। पेरिस खत्म, अब थोड़ा सा बचा हुआ है। टाइम मेरे पास है, थोड़ा सा लेट से शुरू हुआ है तो उस हिसाब से हम खत्म कर देंगे। पाटलिपुत्र हम करे पढ़ेंगे, वहाँ कर रही है, शिवचर्चा है, घर है, स्कूल जाना है। तो हमारे क्लास शुरू हुआ है 15 मिनट लेट, 15 मिनट हमारा टाइम दो। हम किए, मैं थोड़ा सर किए हैं। पटना है, हाली हाली थोड़े करेंगे, आराम से करेंगे। हम ब्रेक ले रहे हैं, पाटलिपुत्र को आराम से पढ़ेंगे, मूड फ्रेश करके। यस सर। चलिए अब आ जाइए पाटलिपुत्र, यानी कि हमने अपने पटना पर, बिहार की राजधानी पटना, इसको देखते हैं इसका विकास कैसे हुआ। सुनिए, पटना प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात एक महानगर था। तो क्या सीधे महानगर था? देखो कुछ ऐसे भी शहर है ना जो सीधे शहर ही बना है, राजा ने उसको सीधे बसाया है, समझ गया, सीधे शहर है। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक दौलताबाद सीधे शहर बसा दिया था। फिर एक फैजाबाद शहर है, डायरेक्ट बसाया गया है, यानी सीधे वहां पे शहर बसाया गया। उसके बाद राजा वहां पे चला गया, अपनी राजधानी वहां कर लिया। तो कुछ ऐसे शहर हैं और कुछ ऐसे हैं जो धीरे धीरे विकसित हुए हैं। हमारा पाटलिपुत्र धीरे धीरे वाला में आता है, समझ गए। तो प्राचीन काल में ये पाटलिपुत्र के नाम से फेमस था और एक बहुत बड़ा शहर था, ठीक। आज इसका नाम पटना है, कैसे पड़ा है वो भी देखेंगे। इसकी स्थापना हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। उस टाइम पे एक राजा हुआ करता था मगध के, जिसका नाम था अजातशत्रु। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा 6ठा क्लास में, ये सब कहाँ पढ़ना था, 6ठा क्लास में, ठीक। तो अजातशत्रु नाम के मगध में एक राजा हुआ करता था। उसी राजा ने यहाँ पे जो सोन नदी, गंगा नदी, पुनपुन नदी सब मिलता ना है, तो उसके जहाँ पे मिलन होता है, संगम होता है, उसी जगह पे क्या किया, अपना एक सेना के लिए शिविर लगाया। यहाँ पे हम अपना सेना हथियारी सब रखेंगे और वही जगह का बना, पाटलिपुत्र। आप इसके लिए थोड़ा सा संस्कृत के पाटलिपुत्र वैभव में भी चले जाइए, वही पाटिल ग्राम, कुसुमपुर, पुष्पपुर, जो समझना है उसको भी आप इसमें लिंक कर सकते हैं। पूरा उच्च प्रवाह के आधा समझो कि इसमें दिया हुआ है, समझ गई। तो ये यहाँ बनाया गया, क्यों बनाया गया था? सैनिक शिविर के लिए, सैनिक छावनी, ये सब ट्रेनिंग वगैरह के लिए ये अजातशत्रु ने बसाया। बाद में आगे चल करके ये मगध साम्राज्य की राजधानी बन गया।
और जब मौर्य साम्राज्य था, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, उसके दौरान भी ये मगध की राजधानी थी। और मौर्य वंश के शासन पता है कहां से कहां तक था? कंधार, कंधार पता है कहाँ है? पाकिस्तान में है। तब पाकिस्तान से लेकर के और आज के कर्नाटक तक फैलाए हुए था। इधर तो उत्तर में तो ही है पूरा, उधर में चले जाओ, ऊपर में है इधर की ओर, इधर की ओर, तो इधर तुमको कंधार मिलेगा। इस पूरे इलाके में मौर्य साम्राज्य का शासन था, समझ गए? वहां तक शासन चल रहा है और उसकी राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र। इसलिए कहा जाता है कि गर्व है बिहार पर, लेकिन इतिहास पर गर्व है, वर्तमान पर नहीं। वर्तमान पर शर्म है कि हम बिहार से हैं, कहूँ में लाज लग जाता है लोग के, क्योंकि हम लोग उसी प्रवृत्ति के हो ही गए हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, मगध साम्राज्य के टाइम पे राजधानी रहा। बाद में मौर्य साम्राज्य के शासनकाल, जो कि कंधार से कर्नाटक तक पे फैला हुआ था, इसकी राजधानी भी कहाँ थी? यही पाटलिपुत्र था। समझ गए? इतना गौरवमय इसका इतिहास रहा है। मौर्यकालीन कई सारे राजमहल के अवशेष भी हम लोगों को मिले हैं। कहाँ से? तो पटना में एक जगह है कुम्हरार, तो कुम्हरार में वो सारी चीजें आपको मिला है। कुम्हरार में एक और जगह है अगम कुआं, अगम कुआं में एक कुआं है, ठीक ना? कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी राजा बनने के लिए, और 99 भाई के सर काट के वह कुएं में डाल हैं, ऐसा माना जाता है। कोई साक्ष्य वगैरह उतना नहीं मिला है, लेकिन हाँ उसमें ताला मारा रहता है। समझ गए? तो वो चीज है, उसको लेकर के कई सारी कहानी है। हमारे गांव में लोग कहते हैं कि एक बार ये भी हल्ला है कि जितना भी एथी है सोना चांदी मगध साम्राज्य के, मौर्य साम्राज्य के, सब उहे में रखल है। तो लालू यादव का एक बार कहे कि एकरा साफ कर, साफ करेगा, उड़ाही करके निकाला है, पानी न खत्म हो रहा है, कहाँ से पानी आ रहा है पते न। कई सारे के चीजें हैं, अब सत्य है असत्य है हमको नहीं पता, लेकिन कुछ गांव घर के चर्चित कहानी है, वो सब खत्म। ऐतिहासिक रूप में देखो तो यहाँ से कई सारे महलों के साक्ष्य हम लोगों को कुम्हरार से मिले हैं, जो कि मौर्य काल के हैं। तो इससे हम मान सकते हैं कि मौर्य काल की राजधानी यहाँ पर था। समझ गए? उस टाइम पे जब मौर्य साम्राज्य था, उस टाइम पे यहाँ की आबादी लगभग 4 लाख थी। 4 लाख लोग इस शहर में रहते थे। आज कम से कम 15-20 लाख तो लोग रहते ही होंगे पटना शहर में, क्योंकि शहर भी अब विकसित हो गया है। लगभग 250 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है, इतना इसका क्षेत्रफल है। अब इसकी जानकारी हमें और कहां से मिलती है? ये तो साक्ष्य मिल गया, इसके अलावा और भी है। चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा था ना, तो यूनान से इसके दरबार में एक व्यक्ति आया था, जिसका नाम था मेगास्थनीज। उस मेगास्थनीज ने यहाँ के चीजों को देखा, घूमा फिरा, और उसके बारे में एक किताब लिखा। उस किताब का क्या नाम है? इंडिका। यानी कि पाटलिपुत्र की जानकारी आपको, यहाँ के शासन प्रशासन, नगर व्यवस्था, इन सब की जानकारी आपको मिल जाएगा कहाँ? मेगास्थनीज के इंडिका नामक पुस्तक में। और कुछ अंश इसका तुमको, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, उसमें भी यहाँ के शासन प्रशासन का कुछ अंश मिलता है। उसमें भी इसका वर्णन चाणक्य ने, चाणक्य को ही कौटिल्य कहते हैं, उसने किया है। समझ गए? तो यहाँ से भी हम लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल जाता है। उसके बाद आगे चल के आता है गुप्त काल। गुप्त काल में भी चंद्रगुप्त नाम के वो राजा होता है, ठीक ना? लेकिन एक होता है चंद्रगुप्त, एक है चंद्रगुप्त मौर्य, दोनों अलग अलग है। तो गुप्त काल में तो इस नगर का समझो तो बातें अलग था, एकदम अपने चरमोत्कर्ष पे था, बहुत विकसित था। ठीक, ये सब पाटलिपुत्र वाला में भी पढ़े हैं। कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, जिसको आज हम लोग दुर्गा पूजा के रूप में देखते हैं। तो ये सब कब होता था? गुप्त काल में। तो ये गौरव बना रहा, बड़े बड़े भवन बनाए गए, और इन सब की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो गुप्त काल में एक चीन के यात्री यहाँ पे आया था, उसका नाम का है फाहियान। ये सब आप अंडरलाइन कर रहे हैं, बोलेंगे तब कीजिएगा आप लोग। ये सब अंडरलाइन करो वाला चीज ना है। तो ये कौन है? फाहियान कहाँ के था? चीनी यात्री। किसके दरबार में आया था? तो गुप्त वंश के। अभी सब पूछ देगा तो मुंह कर ले बा। तो उसने यहाँ पे अपने यात्रा वृत्तांत में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने भी किया है अपने किताब में, इसने भी किया है। तो यहाँ से हमको इसकी जानकारी मिलती है प्राचीन काल के।
उसके बाद कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ के शिल्प कला, व्यापार, शिक्षा, संस्कृति की इन सब चीजों का इसको केंद्र माना जाता था। ये सारी चीजें यहाँ पर होती थी। आगे चल करके पूर्व मध्यकाल, हम लोग मध्यकाल को दो भाग में बांटते हैं बुआ। एक होता है पूर्व मध्यकाल, ठीक है, एक होता है उत्तर मध्यकाल। 1206 से लेकर के 1206 है ना, 750 से लेकर के 750 से लेकर के 1206 तक के लगभग को हम लोग पूर्व मध्यकाल कहते हैं। और यहाँ से लेकर के 1206 से लेकर के तुम ले लो कहाँ 1750 तक, यहाँ तक को हम लोग उत्तर मध्यकाल कहते हैं। ये वाला जो टाइम है 750 से 1206, ये टाइम पाटलिपुत्र के लिए थोड़ा सा दुखदाई रहा, क्योंकि इस टाइम पे इसका जो विकास हो रहा था वो अब उल्टा हो गया, वो पतन की ओर जा रहा था, यानी कि इसको नुकसान हुआ, शहर उतना विकसित नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही उत्तर मध्यकाल आया, उत्तर मध्यकाल में फिर से विकसित होने लगा। तो थोड़ा सा 400-500 साल वो तुमको है भी संस्कृत वाला में कि कितने वर्षों तक ये अंधेरे में रहा, जो भी है, ठीक। तो ये वाला टाइम जो है इतने वर्षों तक ये का रहा, पतन की ओर जाते रहा। लेकिन बाद में फिर से इस शहर का विकास शुरू हुआ, कब? मध्य युग में ही, जब उत्तर मध्यकाल आएगा और जब यहाँ पे एक राजा आएगा जिसका नाम है शेरशाह सूरी, वो जब आएगा तो इस शहर का विकास करेगा। ये अफगान के शासक था शेरशाह सूरी, और इसी व्यक्ति ने पाटलिपुत्र का नाम बदल दिया और क्या रख दिया? पटना, जो कि आज तक चल रहा है। समझ गए यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो थोड़ा सा समय इसके लिए खराब आया है, फिर से ये बेहतर हो गया है। मध्यकाल में ही कौन किया? शेरशाह सूरी आया, पहले वो किया, इसको विकसित किया और इसका नाम रखा पटना। उसके बाद 1541 में शेरशाह सूरी ने सैनिक महत्व को समझते हुए उसने भी यहाँ पे गंगा और गंडक नदी के संगम के पास एक दुर्ग बनवाया अपना सेना हथियार सब रखने के लिए, जैसे अजातशत्रु किया था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, वही चीज ये किया। और इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो एक इतिहासकार है जिसका नाम है, अंडरलाइन करो, अब्दुल्ला, और उसकी किताब है, वो किताब के नाम है तारीखे दाऊदी। इसी किताब में इसकी जानकारी मिलती है कि 1541 में शेरशाह सूरी ने गंडक और गंगा नदी के संगम पर एक दुर्ग का निर्माण किया था। समझ गए? आगे आइए, बस निपटल है। उसके बाद आता है तुमको अकबर के शासनकाल, चल गया 1856, ठीक है। अकबर के शासनकाल, मुगल वंश में आ जाइए, बाबर के आया, फिर हुमायूं आया, उसके बाद शेरशाह सूरी आता है, शेरशाह सूरी के बाद फिर अकबर आ जाता है 1556 के बाद। तो यहाँ पे देखिए अकबर के 1556 कर रहे हैं, इसके मरने के बाद ही आ जाता है। तो अकबर के शासन काल में यह नगर एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया था। यहाँ पे कई सारे चीजों का खरीद बिक्री होता था, सुर्रा, अफीम, नील, वस्त्र, कई सारी चीजों की यहाँ पे खरीद बिक्री होती थी। और इस सब चीज के वर्णन आगे चल करके एक व्यक्ति है जिसका नाम है राल्फ फिच, इसको अंडरलाइन कीजिए। 1856 में वो पटना का पूरा भ्रमण किया और उसने इसके बारे में बताया कि यहाँ पे शहर कैसा है, कौन कौन चीज की यहाँ पे व्यापार होता है, उन सब चीजों की जानकारी इसने दिया। उसके बाद एक चीज और हुआ, यहाँ पे एक घटना और हो गई जिससे कि ये शहर और फेमस हो गया, और वो हुआ 1666 ईस्वी में। क्या हुआ? सिखों के जो 10वें और अंतिम गुरु हैं, जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म हुआ कहाँ? पटने में। और जैसे इनका जन्म यहाँ पे हुआ, तब नहीं, जब ये सिखों के 10वें गुरु बने, उसके बाद से सिखों के लिए एक धार्मिक स्थल बन गया और दुनिया भर के जो सिख समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पे जो गुरु गोविंद सिंह के जो गुरुद्वारा है वहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। तो एक यहाँ से भी ये विकसित हो गया, ये भी चीज यहाँ पे पटना को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इसको अंडरलाइन कर लिया आप लोग। संस्कृत और इतिहास दोनों में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुगल वंश में एक राजा आया था जिसका नाम था अजीमुशान, अंडरलाइन कर लो, ठीक। इसने 1 करोड़ रुपया खर्चा किया पटना को फिर से विकसित करने के लिए। उस दौरान 18वीं शताब्दी मतलब समझ रहा है 1700 ईस्वी में, 1700 से लेकर के 1799 के आसपास के दौरान में 1 करोड़ रुपया खर्चा किया गया। कहाँ? पटना में। कौन किया? अजीमुशान, जो कि एक मुगल राजकुमार था। इसको विकसित करने के लिए, इसको व्यवस्थित तरीके से
बसाने के लिए। तो ये चीज किया और उसके बाद उसने इसका नाम बदल कर क्या रख दिया था, अजीमाबाद। ये भी अंडरलाइन कर लिया, अजीम उसान से अजीमाबाद, ठीक ना, उसने इसका नाम अजीमाबाद रखा। फिर आगे क्या हुआ, 1786 में अंग्रेजों ने अपने अनाज के भंडारण के लिए, इसको एकदम MVVI है, इसको तो पहले करो, गोल घर का निर्माण किया था। एक घर बनाया, एक भंडारण बनाया जिसका नाम आज हम लोग का रखे हुए हैं, गोलघर, क्योंकि वो गोल है, हम उसको गोलघर कहते हैं। ये कब बना था, 1786 में। किसने बनाया था, अंग्रेजों ने, ठीक। फिर 1769 में बिहार क्षेत्र के शासन की देखरेख के लिए, पूरे बिहार के शासन व्यवस्था को देखरेख के लिए यहाँ पे अंग्रेजी निरीक्षक, अंग्रेजी पुलिस की नियुक्ति की गई। उसके बाद 1911 में ब्रिटेन के जो राजा था जॉर्ज पंचम, वो दिल्ली आया, उसको दिल्ली दरबार के नाम से जानते हैं, दरबार लगा था। और उसमें ये निर्णय लिया गया कि बिहार को बंगाल से अलग कर दिया जाए। 1911 से पहले बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, ये चारों एक ही में था, उसका नाम था बंगाल, ठीक। लेकिन 1911 में कहा गया कि एक काम करते हैं, बंगाल से इसको अलग करते हैं। उसमें 3 आता था, बिहार, उड़ीसा और झारखंड, ये तीनों को 1911 में डिसीजन लिया गया कि इसको अलग किया जाएगा। और 1912 में इसको अलग कर दिया गया, बिहार, उड़ीसा। अब झारखंड तो 2000 में हुआ है तो उसका नाम नहीं है। 1911 में डिसीजन लिया गया ना कि बंगाल से काट के अलग राज्य बनाएंगे बिहार को। वो तो बंगाल विभाजन हुआ था, सुनो, ये बंगाल है, इस बंगाल को ऐसे बांटा गया था 1905 में, जिसको हम बंगाल विभाजन कहते हैं। एक बना तुमको पूर्वी बंगाल, एक बना पश्चिमी, इधर पूर्वी था और इधर पश्चिमी। फिर कहा गया ना कि इसको, इधर वाला इलाका को क्या करते हैं, काट देते हैं, इसको हम नया प्रांत बनाते हैं बिहार। ये कब डिसीजन लिया गया है, 1911 में। और ये बना कब, 1912 में। इसमें आज के 3, ये तो पश्चिम बंगाल है, ये था पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल इधर अलग है। पश्चिम बंगाल में से 3 एक राज्य और काटा गया जिसका नाम क्या पड़ा, बिहार। इस बिहार में आज के 3 राज्य थे, एक तुमको उड़ीसा, एक तुमको झारखंड और एक तुमको बिहार। ये तीनों को एक साथ अलग किया गया था, तब खाली इसका नाम बिहार था। माने तुरा ऐसे बताना है कि ऊपर उड़ीसा रखा, नीचे झारखंड, बीच में बिहार है, हमें 3 जगह ना बताना है जी, ठीक। फिर 1936 में इससे उड़ीसा को भी अलग किया गया था, वो अलग कहानी है, वो यहाँ हम लोगों को नहीं पढ़ना है। फिर 2000 में यहाँ पे झारखंड को भी अलग किया गया है, वो हमने को यहाँ पे नहीं देखना है। सब मिला के हुआ कि 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा, जॉर्ज पंचम यहाँ पे आया, तो उस दरबार में तय किया गया कि पश्चिम बंगाल से काट करके बिहार नाम के एक अलग राज्य बनाएंगे, जिसमें बिहार, उड़ीसा और झारखंड शामिल था आज वाला। और 1912 में ये बनाया गया। और जब बिहार राज्य बना तो उसकी राजधानी भी होनी चाहिए, तो राजधानी किसको बनाया गया, पटना को, ठीक। तो पटना को यहाँ पे राजधानी के रूप में फिर से स्थापित किया गया, तो इससे भी पटना का महत्व बढ़ा। 19वीं-20वीं शताब्दी में पटना के पश्चिम भाग में राजभवन, तुम देखोगे तो हमने के जो राजभवन है, सचिवालय है, विधानमंडल है, वो सब ईस्ट साइड है, पटना के ईस्ट साइड, सचिवालय हॉल्ट भी यानी पश्चिम साइड में, ठीक, हाँ वहीं पे। तो पश्चिम साइड में यहाँ पे इसकी स्थापना की गई। और जब हम लोग आजाद हुए तो आजादी के बाद पटना के दक्षिण दिशा में भी आबादी का विस्तार तेजी से हुआ। दक्षिण मतलब इस इलाके में, इधर की ओर पटना ऐसे है ना, तो देखो पटना के एने तो ये गंगा नदी गल है, इधर कुछ नहीं कर सकता है। ज्यादातर विकास राजभवन ये सब जो है पटना के इस तरफ हुआ, और फिर धीरे धीरे ये विकास नीचे की होने लगा, और अभी तो ऐसे विकसित हो रहा है। उधर तो जा नहीं सकता है, लेकिन इधर फैल रहा है, इधर भी फैल रहा है, और नीचे भी फैलते जा रहा है, ठीक। आने वाले लग रहा है 10-20 साल में तू ये भी नहीं फर्क कर पाएगा ना कि बिहटा पटना कब एक हो गया, कब बिहटा थे कब पटना आ गए, क्योंकि बहुत तेजी से उस तरफ देख रहे हैं कि शहरीकरण हो रहा है, समझ गए। तो इस तरह से इसका विकास होने लगा। कहा जाता है कि आज पटना की जो आबादी है वो 12 लाख है पुराना डेटा के अनुसार, अभी 15-20 लाख मान लो, ठीक। खाली पटना शहर के, पटना जिला के नहीं, किसका, सिर्फ पटना शहर की आबादी कितना है, 12 लाख से ऊपर है। और पटना शहर जितने क्षेत्र में फैला हुआ उसका क्षेत्रफल कितना है, 250 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, समझ गए। और अंतिम यही है कि पटना कोलकाता के बाद
पूर्वी भारत का सबसे बड़ा और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, शहर है, ठीक। और यहाँ पे कहा जाता है कि भारत का 14वां सर्वाधिक आबादी वाला नगर है। हम लोग भारत के पूर्वी क्षेत्र में बात करें तो सबसे बड़ा शहर कौन है? कलकत्ता। सबसे ज्यादा घनत्व वाला शहर कौन है? कलकत्ता। और दूसरे नंबर पे कौन आता है? पटना, पूर्वी भारत में। अब पूरे भारत में बात करें कि पटना के स्थान कहाँ है, तो वो कहाँ है? 14वां नंबर पर है, जहां पे सबसे ज्यादा लोग शहर में रहते हैं। समझ गए? आज के टाइम पे देखो तो यह शिक्षा व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है, ठीक। तो शिक्षा भी, अब हमने के जितना भी बड़ा बड़ा ये जो एजुकेशन लेना है हायर लेवल के, तो कहाँ लेते हैं? पटना में। जो भी बड़े व्यापार होते हैं वो कहाँ होते हैं? पटना में। जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम ये सब होंगे कहाँ होते हैं? पटना में। तो इस तरह से अपना अस्तित्व आज भी बनाए हुए हैं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर हुआ खत्म। हम पूरे 1 घंटा लिए होंगे, 1 घंटा से कम ही होगा, देख लो।